पेशरफ्त हुई है। और एक पेशरफ्त ये भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले जहां कुछ एक सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले किया गया, वहीं 2 हफ्ते पहले तीसरे बड़े नाम का ऐलान हो गया। कल हमने आपको बताया था कि सज्जाद लोन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी पार्टी बनी जिसने साउथ कश्मीर से कैंडिडेट उतार दिया। तो जैसे ही मियां अल्ताफ का नाम सामने आया, मैदान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी आ गई और पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद जनूबी कश्मीर से उस सीट पर मैदान में उतर गए हैं जहां से इस बार 2 साइड से नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबले की और सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, जहां पर वोट भी शायद बड़े पैमाने पर आपको तकसीम होता दिखाई देगा। मगर ये वो सीट जिससे राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर के शोपियां के कुछ इलाके, कुलगाम के कुछ और अनंतनाग तक आपको इस सीट पर बड़े पैमाने पर हलचल आज से ही शुरू होती दिखाई देगी। गुलाम नबी आज़ाद मैदान में उतरे हैं और माना जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का जनूबी कश्मीर से मैदान में उतरना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी काडर और दीगर मामलात का भी सवाल उठाया जा रहा है। और इस बीच गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से अगरचे अभी ऑफिशियली खुद कोई बात नहीं कही गई, लेकिन पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साउथ कश्मीर की सीट से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगी। अब सबकी नज़रें भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब मैदान में उतरेगी, किसी कैंडिडेट को सामने रखेगी, और क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपने उम्मीदवार को अब खड़ा करेगी, क्योंकि मुकाबला जनूबी कश्मीर यानी तीसरी सीट पर काफ़ी दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटें, एक तो उधमपुर वाली सीट जो जम्मू उधमपुर वाली सीट एक है, और दूसरी जो डोडा वाली सीट हमारी चली जाती है, चिनाब वादी की आधा इलाका उसमें चला जाता है। तो ये कठुआ वाली सीट और उधमपुर जम्मू वाली जो सीट्स हैं, यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला बराह रास्त कांग्रेस से तो दिख ही रहा है, लेकिन जनूबी कश्मीर की इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। इधर माहिरीन का मानना है, सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद का बेस अगरचे चुनाव वादी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साउथ कश्मीर को चुनकर यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, देखना होगा कि क्या वो उसी तरीके का मुकाबला दे पाएंगे जिस तरीके में माजी में उन्होंने मुकाबला किया था उस सीट पर जब वो मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए थे। तो फिलहाल सबकी नज़रें बीजेपी पीडीपी पर भी है कि क्या वहाँ से कोई मैदान में आएगा नहीं आएगा। रजौरी पुंछ रजौरी वाले मामले पर वोटिंग जो है वो 7 मई को होनी है। और जब आप इस अहम सीट पर देखेंगे तो इस सीट पर महबूबा मुफ्ती भी जीत चुकी है, इस सीट पर हसनैन मसूदी साहब भी जीत चुके हैं, और अब दावा दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। इंडिया अलायंस एक तरफ से है, दूसरी तरफ से वो अलायंस जिसकी खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्या वो बनेगा अब, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का जब पोल बैटल में आना है, क्या उस थर्ड फ्रंट या थर्ड अलायंस को बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी बात ये कि इस पूरे इलाके के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री हो चुकी है इस सियासत के अंदर। अब ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी। गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक डोडा से है, आप सभी को पता है ये बात, और आज़ाद ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो कांग्रेस से शुरू की थी, सेक्रेटरी ब्लॉक बने थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके दावर नेता की हैसियत से वो दिल्ली पहुँचे, कई अहम ओहदों पर उन्होंने काम किया, वजारतें उनके पास रही, और फाइनली कांग्रेस को खैराबाद कहते हुए अपनी अलहदा जमात बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद चुनावी दंगल में पहली बार गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी आ चुकी है। इससे पहले जीएम सुरूरी को उन्होंने मैदान में डाला, अब ये खुद आएंगे, लेकिन जीएम सुरूरी अगरचे पार्टी ज़रूर डीएपी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी नाम है, लेकिन चुनावी दंगल में आपको वो इंडिपेंडेंट दिखेंगे, आज़ाद दिखेंगे, क्योंकि अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी जमात को लेकर बहुत सारी तकदो करना बाकी है। 2-4 चीज़ें या कयास सराइयाँ या मुबस्सरीन के जो ख्यालात या फिर सोशल मीडिया सार्फिन जिस हिसाब से तबसरा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अपना होम बेल्ट छोड़कर दूसरे खित्ते के अंदर जाते हैं, इसके पीछे बुनियादी वजह या सियासी एतबार से क्या अहमियत है इसकी। दूसरा ये कि जिस इलाके से वो लाखों वोट इससे पहले लेते रहे, 5.5 लाख के आसपास उन्होंने जो फिगर्स हैं वो टच किए थे, क्या वाकई में उसके आसपास या 50% उसका हिस्सा वोटिंग का वो साउथ वाली सीट से हासिल कर सकते हैं, इतना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के लिए ये केक वॉक नहीं है। जैसे हम कल ये कह रहे थे कि मियां अल्ताफ़ साहब के लिए थोड़ा सा आसान ये है कि पीर मुरीदी और दीगर मामला थे, लेकिन जब आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को खंगालें, ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे और फिर मौसम के मिजाज को देखेंगे, लोग बहकूम की ओर चले जाएंगे, पहाड़ों की ओर चले जाएंगे, तो वोट प्रोसेस जो है वो उतना लंबा नहीं खींचेगा जो मुझे उम्मीद है। इसलिए मियां अल्ताफ़ साहब के लिए भी उतना ईजी नहीं है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए तो बिल्कुल भी उतना
इजी ये नहीं है, क्योंकि साउथ कश्मीर के जिन हिस्सों से उन्होंने चुनावी दंगल में उतरना है वहाँ पर इनकी जमात का नहीं पकड़ है, वहाँ पर और पार्टियाँ जो इनकी हम ख्याल पार्टियाँ हैं अगर वो इन्हें सपोर्ट करती हैं शुपियां के अंदर, कुलगाम के अंदर, तो क्या वो वोट ट्रांसफ़र होगा इसकी ओर, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपनी पकड़ जब आप देखेंगे, जो पकड़ इनकी चुनाव वादी के अंदर है, चुनाव घाटी के अंदर है, वो पकड़ आपको इस वाले बेल्ट में नहीं दिखेगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है। उन्होंने किस बुनियाद पर यह डिसीजन लिया होगा उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार ज़रूर करना होगा, क्योंकि हमें जो पंडितों से पता है, सियासी पंडितों को यही है कि एक अलायंस बन चुका है जहाँ पर अपनी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट करेगी। और जब आप साउथ कश्मीर की सीट पर देखेंगे तो अहम बड़े चेहरे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा, एक तरफ से वो सवाल है। और दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ साहब एक कद्दावर शख्सियत है, एक अहम रोल उनका है इस पूरे बेल्ट के अंदर, क्या वो वोट अपने पास समेट कर रखने में कामयाब रहेंगे, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच सिर्फ चंद दिनों का इंतजार है कि अगर पीडीपी मैदान में आती है और बीजेपी भी मैदान में आती है तब गेम एंटायरली डिफरेंट होगा और तब इस बात का खुलासा कर पाएंगे कि वोट शेयर कौन सा कहां पर जाएगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए ये केक वॉक वाला मामला नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।